हर बार अपनी तुलना के लिए वो नेहरू के पास ही पहुंचते हैं, किसी और से तुलना नहीं करते हैं, ना सावरकर से तुलना करते हैं, ना किसी और आरएसएस आइडियोलॉग से तुलना करते हैं। वो हमेशा अपनी तुलना नेहरू से करते हैं। वो नेहरू बनना चाहते हैं और नेहरू को ही भला बुरा बोलते हैं। अजीब सा पैराडॉक्स है। नेहरू इनकी मजबूरी है, क्योंकि नेहरू के नाम पर ही इनकी राजनीति हो रही है। नेहरू के नाम पर ही इनका राजनीतिक गठन हुआ है। नेहरू को ही हराना चाहते हैं, लेकिन लेजिटिमेसी किससे देना चाहते हैं? नेहरू से। क्योंकि हम सब जानते हैं नेहरू, चाचा नेहरू वो थे जिन्होंने इस देश की नींव रखी है। फिलहाल मोदी जी नेहरू की बराबरी नहीं कर पाए, क्योंकि नेहरू जी 3 बार नहीं 4 बार प्रधानमंत्री बने। ये है कि इस मुल्क की जनता का बड़ा हिस्सा अभी सांप्रदायिक नहीं हुआ है, और चूंकि इस मुल्क का चरित्र मूल रूप से धर्मनिरपेक्ष है, इसीलिए उम्मीदें अभी भी बची हुई हैं। आप देखेंगे कि एनडीए में दोनों ये जो दो दल हैं, टीडीपी और जेडीयू, इन दोनों की हिस्टोरिकल नेगोशिएबल पोजीशन है, और इसके बाद भी इन दोनों ने कोई मेजर पद नहीं लिया। हुआ क्या कि आपने ना होम मिनिस्टर मांगा, ना आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री मांगी, ना आपने डिफेंस मिनिस्ट्री मांगी, आपने कुछ नहीं मांगा। आप फिशरीज में खुश हैं और आपको प्रधानमंत्री पद मिलने वाला था। ये हुआ कि बात ही नहीं समझ में आ रही, ये हुआ क्या इनका कोई आंकड़ा इनके पास, कोई डेटा सीडी वीडी इनके पास है? नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार के तो स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल हैं। के लिए 60 से ऊपर लोगों के फुल मार्क्स आए। इसमें क्या भ्रष्टाचार समझ में आ रहा है? 67 लोगों को आप सोच, ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो 67 बच्चों को दी गई है। 67 ऑल इंडिया टॉपर्स हैं इस बार नीट के। कितनी अगले की कोई फॉरेन कंट्री के लोग देख रहे होंगे, वो हंस रहे होंगे। इनका क्या एग्जाम सिस्टम है? मोदी जी ने कल कहा है, मेरा लक्ष्य है राष्ट्र प्रथम और विकसित भारत। मोदी जी का बिल्कुल साफ संदेश है। वो ये कह रहे हैं कि मैं रोज कहते हैं। सुनिए तो पंकज जी उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ना तो सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं और ना मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। देश के 140 करोड़ लोग हमेशा मेरे दिमाग में रहते हैं और मैं उन्हें भगवान का रूप मानता हूं। अभी तक खुद भगवान बन रहे थे, अब पब्लिक को भगवान मानने लगे। हमारी जो नेशनल हाउसिंग पॉलिसी है वो ना एक यूनिफॉर्मिटी ना होकर वो रीजन स्पेसिफिक होनी चाहिए। आज सबसे बड़ा खतरा हीट वेव का खड़ा हो गया है आगे, और ये हीट वेव और भी इंटेंस होंगी आगे, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ेगी। आप हीट वेव से कैसे लड़ोगे आप? छत्तीसगढ़ में एक धार्मिक विवाद हुआ सतनामी संप्रदाय वाला, बहुत तकलीफदायक है। और कलेक्टर और एसपी, अश्विनी डीएम और एसपी के कार्यालय से सैकड़ों डीएम एसपी वहां की, इन्होंने छत्तीसगढ़ सरी के राज्य को दंगाई प्रदेश बना दिया, और जिन लोगों ने दंगा किया है वो सतनामी संप्रदाय कहलाता है। वो बड़ा वो लोग निर्गुण संप्रदाय किस्म के हैं। गुरु घासीदास वाला है ये, गुरु घासीदास वाला है। वो अहिंसक थे, तो वो देश के फादर फिगर बनना चाहते हैं, बीच में आते हैं। देखिए, आरएसएस और बीजेपी का एक पुराना तरीका है, वो पक्ष और विपक्ष दोनों खुद बना के रखना चाहते हैं। जो लोग जिंदगी भर मुंह में राम और बगल में नाथूराम रख के घूमते हैं, उनकी बात को आप कैसे भरोसा करोगे कि इसका कुछ संदेश और कुछ होगा? सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार में है मेरे साथ मेरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी जी, एनबीटी के पूर्व संपादक, और अश्विनी शंकर। अश्विनी, कल के अखबार की दैनिक जागरण की हेडलाइन है, नेहरू के बाद अब मोदी की तीसरी पारी। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि एक प्रधानमंत्री की दूसरे प्रधानमंत्री से तुलना, इसमें कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन नेहरू से मोदी की तुलना इन सारे लोगों को क्यों भा रही है? वैसे तो आरएसएस और भाजपा पिछले 70-75 सालों से लगातार नेहरू और गांधी फैमिली को गाली दे रहे हैं, लगातार उनकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन जब क्रेडिबिलिटी की बात आती है, जब बात यह आती है कि किससे अफर्म्ड किया जाए कि आखिरकार मोदी की तुलना किससे की जाए, तो वो नेहरू के पास पहुंच जाते हैं। हर बार अपनी तुलना के लिए वो नेहरू के पास ही पहुंचते हैं, किसी और से तुलना नहीं करते हैं, ना सावरकर से तुलना करते हैं, ना किसी और आरएसएस आइडियोलॉग से तुलना करते हैं। वो हमेशा अपनी तुलना नेहरू से करते हैं। वो नेहरू बनना चाहते हैं और नेहरू को ही भला बुरा बोलते हैं। अजीब सा पैराडॉक्स है। और एक और खास बात है, एक और चीज मैं बोल दूं, ये दैनिक जागरण अखबार कल इतना ज्यादा जल्दी में था कि इनके जो एडिटर साहब ने ध्यान नहीं दिया कि इसमें लिखा हुआ है सिर्फ भारत ही नहीं, लगातार 3 सफल कार्यकाल की बात करें तो मोदी ने विश्व भर के तमाम उन बड़े लोकप्रिय नेताओं से भी आगे निकल गए। मतलब इनके 3 कार्यकाल सफल हो गए हैं।
मोदी जी का तीसरा कार्यकाल शुरू, कल शपथ ली है, लेकिन जागरण को लग रहा है 3 कार्यकाल खत्म हो गए। खैर, नेहरू जी की बात पे आते हैं। अश्विनी। कुणाल, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो राइट विंग है, राइट विंग का जो पूरा ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि वो लेफ्ट को या लेफ्ट ऑफ द सेंटर को क्रिटिसाइज करे, लेकिन उनको लेजिटिमेसी हमेशा जो चाहिए होती है वो लेफ्ट या लेफ्ट ऑफ द सेंटर से चाहिए होती है। आज आरएसएस के पास, कुणाल आप इस चीज को ऐसे देखिए कि सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को भी अडॉप्ट कर लिया, इन्होंने नेहरू को भी क्रिटिसाइज किया, पटेल। क्योंकि आरएसएस के अपने पास कोई भी ऐसा लीडर नहीं है। आरएसएस का क्योंकि अगर आप आरएसएस के 1925 से अगर आज तक आप 2024 तक आप आरएसएस को देखो, आरएसएस के पास ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसका नेशनल प्रेजेंस हो, जिसका इंटरनेशनल प्रेजेंस हो, जो व्यक्ति एक कोहेसिव इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करता हो। आरएसएस का जो जन्म हुआ वही इसी बात पर हुआ था कि दे वर लुकिंग फॉर द हिंदू मेजोरिटेरियन स्टेट। या तो कहीं ना कहीं इनका नेहरू से कंपैरिजन जो है वो ऑब्सेशन बन चुका है इनके साथ। अब ये चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही हो, चाहे वो कोई और मैटर हो, चाहे वो कश्मीर का मैटर हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का मैटर हो, वो हर चीज में नेहरू को ढूंढते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कुणाल, आप इस बात को समझिएगा, साइकोलॉजी ये बात बताती है, जब मैं किसी से बार बार कंपेयर कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में मेरे को ये बात मालूम है वो शख्स मुझसे बेहतर था। आप तो समझ रहे इनके हैं पास भी तो अश्विनी, इनके पास भी दीनदयाल उपाध्याय हैं, इनके पास अटल जी हो गए, बाद में देवरस हैं, मतलब तमाम लोग हैं इनके पास। अब अटल जी के ऊपर तो एलिगेशन लगता है कि 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ ग्वालियर के अंदर, उन्होंने एफिडेविट दे दिया मेरा इन लोगों से जो फ्रीडम फाइटर्स हैं इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो कंट्रोवर्सी बन जाएगी। वीर सावरकर साहब के ऊपर कंट्रोवर्सी हो, तो ओपनली कहते थे कि भारत जो है सिर्फ हिंदुओं की पुण्य भूमि है, राइट। तो आप किसी का भी नाम लीजिए, चाहे वो नानाजी देशमुख रहे हों, चाहे वो एम एस गोलवलकर रहे हों, उनकी फेमस किताब है बंच ऑफ थॉट्स, उसमें देखिए वो तो कहते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ही नहीं देना चाहिए, उनको एज अ सेकंड सिटीजन इस कंट्री में जो है ट्रीट करना चाहिए। तो आप किससे कंपेयर करोगे? तो इसलिए ये लोग क्या, ऐसे इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को अडॉप्ट किया, लेकिन आप सुभाष चंद्र बोस को यदि आप पढ़ेंगे टोटालिटी में तो ही वॉज डेडली अगेंस्ट कम्युनल फोर्सेस, ही वॉज डेडली अगेंस्ट कम्युनल फोर्सेस। अभी रिसेंटली एक मैगजीन आती है कारवा मैगजीन, उन्होंने हेडगेवर जी साहब के ऊपर, जो फाउंडिंग फादर थे इसके आरएसएस के, उसके ऊपर एक आर्टिकल निकाला था उन्होंने, और उन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस ने जब कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि हेडगेवर साहब को, कि हम सब साथ मिलके, चाहे हमारे जो भी डिफरेंसेस हों, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव तो एक है, देश को आजाद कराना है, आप मेरे साथ आइए और हम साथ मिलके जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, हेडगेवर साहब ने इस बात को लिटरली डिनाई कर दिया, उन्होंने मीटिंग करने से मना कर दिया है सुभाष चंद्र बोस के साथ। आप सोचिए, सुभाष चंद्र बोस का कद देखिए आप, ये मैं 1930 के भारत की कल्पना कर रहा हूं, उस आदमी का कद सोचिए आप, और वो आदमी कृष्ण के हेडगेवर साहब से ये कह रहा था कि आप मेरे से मिलिए, लेट अस फाइट टुगेदर इन डिफीटिंग ब्रिटिश, एंड हेडगेवर साहब, द फाउंडिंग फादर ऑफ आरएसएस, डिनाइड मीटिंग हिम। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, आई एम सेइंग। आप सोचिए, और आज उन्हीं सुभाष चंद्र बोस को ये हर जगह लेके आ जाते हैं। क्या सुभाष चंद्र बोस की कल्पना में वो भारत था जहां पर एक कैबिनेट का गठन होगा, कैबिनेट बनेगा, और उस कैबिनेट में एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है हु इज फ्रॉम माइनॉरिटी? इट इज अ मैटर ऑफ शेम फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। आप सोचिए, 20 करोड़ पॉपुलेशन, आप उनका एक भी आदमी नहीं है उस कैबिनेट। क्या इस देश में, संविधान सभा में इस सरकार की कल्पना की गई थी, उसमें कोई जो है मुस्लिम नहीं है, उसमें कोई क्रिश्चियन नहीं है, उसके अंदर कोई बुद्धिस्ट नहीं है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। आप क्या कर रहे हैं इंडिया के अंदर? आप इंडिया में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी नहीं कर रहे हैं, आप इंडिया में यूनिफॉर्मिटी थोपना चाहते हैं, यूनिफॉर्मिटी थोपना चाहते हैं आप। सवाल ये उठता है, लेकिन अश्विनी वो तो कह रहे हैं 72 कैबिनेट मिनिस्टर्स में कुणाल एक भी कैबिनेट मिनिस्टर रिलीजियस माइनॉरिटी से नहीं है। आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? आप उनको, मुझे तो आज ये सवाल पूछना पड़ रहा है कुणाल कि कहीं ना कहीं ये डिबेट आज भारत में शुरू हो गया। कल का अगर आपने, मैं कल के न्यूज़पेपर को रेफर देना चाहूंगा, द हिंदू में एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा, आर्टिकल आया कि क्या ये समय आ गया है कि भारत जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से आगे जाके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाए। आप सोचिए, इस इलेक्शन में जो एनडीए गवर्नमेंट है उसको टोटल जो वोट शेयरिंग परसेंटेज है उसकी, वो 43 पॉइंट समथिंग है, राइट।
और जो इंडिया अलायंस है उसकी वोट परसेंटेज शेयर वो 41 समथिंग है, तो हार्डली 2 या 3% का। हाँ, और अब आप सोच के देखिए लेकिन नंबर ऑफ सीट्स पे कितना डिफरेंस आ गया। तो नेहरू जो है, नेहरू इनकी मजबूरी है, क्योंकि नेहरू के नाम पर ही इनकी राजनीति हो रही है, नेहरू के नाम पर ही इनका राजनीतिक गठन हुआ है। नेहरू को ही हराना चाहते हैं, लेकिन लेजिटिमेसी किससे लेना चाहते हैं? नेहरू से, क्योंकि हम सब जानते हैं नेहरू, चाचा नेहरू वो थे जिन्होंने इस देश की नींव रखी है, इस देश की नींव रखी है। मैं एक एग्जांपल मैं कोट करना चाहूंगा। आप सबने नागार्जुन का नाम सुना होगा, नागार्जुन साहब बहुत बड़े कवि हैं हिंदी के। आप सोचिए वो आदमी नेहरू के सामने खड़ा होके कांग्रेस की को क्रिटिसाइज करता है, वो आदमी इंदिरा गांधी को क्रिटिसाइज करता है, वो कहता है इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बाप को। आप सोचिए, लेकिन उसके पीछे ईडी सीबीआई नहीं लगाई जाती, उसके पीछे इंदिरा गांधी उसके पीछे ईडी नहीं दौड़ा देती है, नेहरू जी नागार्जुन को जेल में नहीं पहुंचा देते हैं, और वो भारत का पहला प्रधानमंत्री नागार्जुन के क्रिटिसिज्म को बैठकर सुनता है। आपको याद करना चाहिए वो पार्लियामेंट की सिटिंग जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने गुस्से में आकर ये कह दिया था कि मिस्टर नेहरू इज नथिंग बट एडोल्फ हिटलर, और उसके बाद नेहरू जी ने मुस्कुराते हुए कहा था आप गुस्से, कोई बात नहीं चलता, अपोजिशन को राइट है बोलने का। उनके पीछे ईडी नहीं लगाई गई। ये भारत के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं। इंदिरा गांधी जेएनयू में गई थी, इंदिरा गांधी जेएनयू में गई, सीताराम येचुरी वगैरह ने मुंह पे खूब जोर जम के सुनाई उन्हें, स्टूडेंट यूनियन। ऐसा नहीं हुआ कि जेएनयू पर उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया। आज होता तो जेएनयू में बुलडोजर ही चल जाता। ये मैं अभी अश्विनी जी जब बातचीत शुरू हुई थी तब मैं बता रहा था कि इस बार एनडीए की तरफ से अकेले मुस्लिम नहीं, कोई भी सिख, कोई भी ईसाई और कोई भी बौद्ध मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है जो जीता है, कोई भी नहीं। उन्होंने माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू को बना दिया है, कह रहे हैं कि वो माइनॉरिटी है। नहीं, वो तो उन्होंने वो जो कांग्रेस से बीजेपी में गया था, चुनाव हार गया था, ये पंजाब से सरदार बेन सिंह का जो ग्रैंडसन है रवनीत सिंह बिट्टू, उसको भी मंत्री बना दिया। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, उनके यहाँ से कोई जीता ही नहीं। हाँ, जीता एक तो उन्होंने टिकट नहीं दिया था, बिल्कुल, क्रिश्चियंस को टिकट दिया था उन्होंने, है ना, लेकिन उन्होंने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। तो ये एक दुर्भाग्य है, लेकिन इस देश की जनता बहुत डेमोक्रेटिक है। ऐसे मौसम में जब पूरे देश में कई राज्यों में, जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ऐसे राज्यों में कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं चुना गया है। ऐसी परिस्थिति में उड़ीसा सरी के राज्य में, जिसमें इतने लंबे समय बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लेकिन उड़ीसा की पहली मुस्लिम विधायक इस बार दी गई, और वो भी कटक शहर से बनी है, जबकि कटक शहर में मुस्लिम आबादी 8.5% है। तो ये एक आशा की किरण भी है कि इस मुल्क की जनता का बड़ा हिस्सा अभी सांप्रदायिक नहीं हुआ है, और चूंकि इस मुल्क का चरित्र मूल रूप से धर्मनिरपेक्ष है, इसीलिए उम्मीदें अभी भी बची हुई हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि हम इस पूरे, आप इसको देखेंगे, यदि जिस प्रकार का पोर्टफोलियो मंत्री बना गए, यानी आप सोचे कि पिछली मंत्रिमंडल के 38 मंत्री को इस बार जगह नहीं दी गई, उसमें से 18 मंत्री वो है जो चुनाव हार गए, लेकिन एक मंत्री ऐसा भी जो चुनाव हारा लेकिन उसको मंत्री बनाए रखा है, वो है एल मुरुगन। चूंकि एल मुरुगन पहले से राज्यसभा में सदस्य है, और एक हारे हुए को जो किसी सदन का सदस्य नहीं, उसको भी मंत्री बना दिया, वो रवनीत सिंह बिट्टू है। अब पंजाब में दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस से प्रवास करके भारतीय जनता पार्टी में आए जाखड़ जी बड़े नाराज थे कि हमको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया कि हम नॉन सिख हैं, लेकिन उनको लगभग घर बिठा दिया।
अमरिंदर सिंह के साथ तो दुर्भाग्य ये रहा कि वो गुस्से में बीजेपी में चले गए, लेकिन वो बीजेपी रास ही नहीं आई। वो इस पूरे चुनाव में घर से नहीं निकले, चुनाव प्रचार ही नहीं किया, और उनकी बीवी परनीत कौर तीसरे नंबर पर ही जमानत जब्त हो गई। जाहिर है कि उन्होंने पटियाले से चुनाव प्रचार ही नहीं किया। सही बात है। तो बिट्टू पे इन्होंने केवल इसलिए दाव लगाया, उनको लग रहा है कि ये यंग है और लंबे समय तक बीजेपी के लिए काम कर सकता है, जबकि जाखड़ वगैरह से 70 पार के हैं। हाँ, तो 70 पर, खैर 75 पार तो मोदी जी भी पहुंचने वाले हैं पंकज जी। एक मेरा सवाल है पंकज जी, मेरा एक सवाल ये है इसी कंटेक्स्ट में कि आप देखेंगे कि एनडीए में दोनों ये जो दो दल हैं, टीडीपी और जेडीयू, इन दोनों की हिस्टोरिकल नेगोशिएबल पोजीशन है। दोनों की पोजीशन हिस्टोरिकली नेगोशिएबल है, और इसके बाद भी इन दोनों ने कोई मेजर पद नहीं लिया। ये समझ भी नहीं आ रही है बात कि जिस आदमी के लिए, भाई केसी त्यागी साहब ने कहा कि इनको नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद ऑफर किया गया था। कोई आदमी राजनीति में आता क्यों है? आपको प्रधानमंत्री पद मिल रहा है, आप प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन आपने छोड़ दिया। किस लिए? क्योंकि आप अचानक संत बन गए। हुआ क्या कि आपने ना होम मिनिस्टर मांगा, ना आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री मांगी, ना आपने डिफेंस मिनिस्ट्री मांगी, आपने कुछ नहीं मांगा। आप फिशरीज में खुश हैं, और आपको प्रधानमंत्री पद मिलने वाला था। ये हुआ जी, बात ही नहीं समझ में आ रही। ये हुआ क्या इनका कोई आंकड़ा इनके पास है, कोई डेटा सीडी इनके पास है नीतीश कुमार जी की? त्यागी तो झूठ बोलते हैं। त्यागी का जनाधार क्या है? त्यागी नगर पालिका का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। वो तो किसी भी तरीके से केवल फिर से राज्यसभा में घुसना चाहते हैं, इसलिए फिजूल की बातें कर रहे हैं। ठीक है ना, वो तो बकवास कर रहे हैं वो, है ना। नीतीश कुमार के तो स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल हैं, और वो नीतीश कुमार के तो बहुत क्लोज है ना केसी त्यागी, तो नीतीश कुमार के बहुत पता नहीं है क्लोज। बहुत सारे लोग क्लोज दिखाते हैं। आपके शरीर पर जो कुर्ता हर समय पहने रहते हैं वो आपका क्लोज नहीं होता। जिस दिन गंदा हो जाता है तो धोने डाल दिया जाता है। लोगों को जरूर लगता है कि कुर्ता आपने पहना है, जबकि हकीकत होती हुई आप अपना नंगापन छुपाने को कुर्ते को पहने रहते हो। ठीक है, तो ये सब क्लोज वाली बात है। नहीं तो क्या आप इस बात से इनकार कर देंगे? इस बात में कोई दम नहीं है कि उनको प्राइम मिनिस्टर का ऑफर किया गया था। यदि प्राइम मिनिस्टर का ऑफर किया गया था तो वो तो इंडिया गठबंधन का संयोजक छोड़ के क्यों जाते? ठीक है ना। वो तो कह रहे हैं, उन्होंने तो कहा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने उनसे कहा कि आप संयोजक नहीं बनेंगे। ये तो नीतीश कुमार ने बोला, ऑन रिकॉर्ड बोला है। नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई चर्चाएं, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पोर्टफोलियोज को लेकर टीडीपी और जेडीयू जिस प्रकार के नेगोशिएशंस करेंगे वो उन्होंने नहीं किए हैं। जबकि प्रफुल्ल पटेल और अब शिवसेना शिंदे ने इस पे आपत्तियां जताई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों लोगों के अपने अपने पर्सनल थोड़े से इंटरेस्ट हैं। चंद्रबाबू नायडू किसी भी तरीके से अपने राज्य की सरकार को स्टैब्लिश करके रन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक खाली खजाना मिला हुआ है। तो वो तो बहुमत में है ना ऑलरेडी सर। उनको तो भाजपा की खाली खजाना मेरे भैया, उनको खाली खजाना मिला हुआ है। यदि केंद्र से उनको मदद नहीं मिलेगी, स्पेशल पैकेज की डिमांड कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के लिए। ही इज आस्किंग फॉर स्पेशल पैकेज फॉर आंध्र प्रदेश। कई चीजें हैं। देखिए आज के जमाने में आपको जो विकास के कार्य लगते हैं ना कि ये हमने विकास कराया है, वास्तव में विकास जनता के लिए नहीं होता है, पर्सनल फंडिंग और कमीशन के लिए होते हैं। तो अमरावती को नई राजधानी बनाने से लेकर बहुत सारी चीजें वहां पर अटकी हुई हैं, जिसके लिए राज्य के संसाधन को भी पैसा चाहिए और पार्टी को भी चाहिए। तो वो केंद्र में जो भी सरकार आती वो दे देती, केंद्र में जो भी सरकार आती दे देती। नहीं, मुझे लगता है कि उनको इससे नेगोशिएशन में ज्यादा सहूलियत होगी। ये हो सकता है ना। देखिए नीतीश कुमार तो इस 18वीं लोकसभा के चुनाव के एक साल पहले से अपने कई सहयोगियों को ईडी फीडी से बचाते रहे हैं। है ना। तो वहां एक दूसरा किस्म का गणित है, और सबसे कमजोर कड़ी टूटने वाली जो है नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार के कारण भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक बिहार में बचा रहा।
वरना यदि नीतीश कुमार नहीं होता बीजेपी के साथ में तो इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करने वाला था। बिल्कुल। तो ये बात है, लेकिन अभी भी 7 मंत्रियों के पद बकाया हैं। जिस प्रकार से मोदी जी का मंत्रिमंडल गठित हुआ उसमें कोई उत्साह सरीका नहीं कि उसके अंदर कुछ नयापन हो। वो ठीक है सब, सारे यानी पुराने जो चल रहा था, सारे जो पदों चल को रहा था, सारे पुराने मंत्री को हाँ बिल्कुल वही दे दिया, वही कर दिया। भाई, यदि जो चल रहा था वही हम्म। सब बेहतर था, तो फिर आप इतने सारे लोग चुनाव क्यों हार गए? अब आप हम्म। देखिए कि मुझे लगता है इस मुल्क की जनता को, लोगों को सोचना चाहिए कि हम किसको विकास कह रहे हैं। आज मैं एक खबर देख रहा हूँ, सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। हालांकि हम्म। बीते 2 दिनों से पहले पन्ने पे तो कुछ भी नहीं है। पहला पन्ना और दूसरे पन्ने पर नीट में कौन कितना सफल हुआ उसके फोटो हैं। वो थर्ड से पोर्टफोलियो और शपथ विधि समारोह है। तो कई बार मुझे लगता है कि नीट में सफल लोग ही शपथ ले रहे हैं। इस टाइप का कंटिन्यूटी में आप देखो तो ऐसा लगता है अखबारों को, है ना। फर्स्ट 2 लेकिन पेजेस नीट का नीट में आप जो नीट का मुद्दा ले आए हैं बीच में, तो इस पे नीट पर एक बार बात करना बहुत जरूरी है अश्विनी। ये नीट वाले में हम देख रहे हैं कि ये जो कृपांक का है, मतलब ग्रेस मार्क वाला है, इसके तहत 1600 बच्चों को ग्रेस मार्क दे दिया गया, और आप हिस्टोरिकली 60 से ऊपर लोगों के फुल मार्क्स आए हैं। इसमें क्या सोचिएगा भ्रष्टाचार समझ में आ कुणाल रहा की है? 67 लोगों को, आप सोच, ऑल इंडिया 67। रैंक 1 जो है वो 67 बच्चों को दी गई है। 67 ऑल इंडिया टॉपर्स हैं इस बार नीट के। ये कितनी अगले की कोई फॉरेन कंट्री के लोग देख रहे होंगे, वो हंस रहे होंगे कि इनका क्या हंस एग्जाम रहे होंगे। सिस्टम है। कि ऑल इंडिया रैंक 1 67 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 है। 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स हैं बच्चों के। आप एनटीए क्या एग्जाम जस्टिफाई भी बना कर रहे रहा हैं? है इसको। हाँ। एनटीए मुझे जस्टिफाई तो भी करने ऐसा लगा। लगता है कि यहाँ पे ना इंडिया में क्या हो गया है कि हमने बच्चे को जो है ना, एग्जाम ओरिएंटेड, की भारत में जो बच्चा पैदा हो रहा है वो तैयारी करने के लिए पैदा हो रहा है। नर्सरी क्लास में बच्चा आता है, उसकी कंपटीशन की तैयारी होती है कि नर्सरी स्कूल के एडमिशन के प्रोसेस में वो एग्जाम पास करे। 10th में हमने बोर्ड रखा हुआ है, 12th में हमने जो है आपकी ये नीट और आईआईटी जेई और आपका ये तमाम क्लैट फ्लैट की परीक्षाएं रख रखी हैं। उसके बाद जब वहां चले जाते हैं फिर आगे हमने यूपीएससी बना रखा है, कि हमारे बच्चे का जो पूरा जीवन है ना वो तैयारी में गुजर रहा है, उसकी जो प्राइम लाइफ है, लर्निंग नहीं हो रही है। अब आप नीट को समझिए। नीट पहले क्या होता था, पहले ये सिस्टम था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट्स थी, ये सिस्टम हमने इवॉल्व किया था कि बच्चा जो है डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के एग्जाम कंडक्ट होते थे। डीपीएमटी हुआ करता था, यूपी बिल्कुल। यूपी का स्टेट कंबाइंड के प्री मेडिकल टेस्ट होता था, अलग अलग एग्जाम होते थे, और सबका हर स्टेट का अपना खुद का एंट्रेंस होता था जो स्टेट गवर्नमेंट्स उसको जो है कंडक्ट करती थी। और बच्चे के पास एक मल्टीपल ऑप्शंस होते थे एग्जाम देने के। अभी क्या हो रहा है, बच्चे के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, एनईईटी, दैट्स इट। अगर वो एग्जाम गड़बड़ हुआ तो उसका तो पूरा गया। साल खराब, वो मेडिकल कॉलेज में नहीं एंटर कर सकता। ये यही बात आप तो है। जेई मेन के अंदर हो रहा है। मुझे अपने टाइम का याद है, मैंने आईआईटी का फॉर्म भरा, रुड़की का फॉर्म भरा, डीसी का फॉर्म भरा, जामिया का अलग सब एग्जाम अलग अलग होता होते था, थे। एमयू का अलग। तो बच्चे के पास क्या होता था, मल्टीपल ऑप्शंस होते थे, और कहीं ना और अश्विनी, कहीं हर एग्जाम का नेचर अलग था, हर एग्जाम का हर नेचर एग्जाम अलग का था। नेचर अलग होता है। रुड़की का अलग एग्जैक्टली। था, डीसी का हाँ, अलग था, एआई ट्रिपल ई का अलग बिल्कुल था, जेई बिल्कुल। का अलग था। और इसमें क्या था कि जो यूनिवर्सिटीज थी, जो इंस्टीट्यूशंस थे, उनको ऑटोनॉमी फील होती थी कि दे आर कंडक्टिंग देयर ओन एग्जामिनेशन, राइट। अगर कुछ हम्म। गड़बड़ भी होगी तो यूनिवर्सिटी उसके लिए जिम्मेदार होगी, राइट। बिल्कुल और सही। बच्चे के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते थे, मल्टीपल एग्जाम्स दिए जाते थे। अभी हमने क्या कर दिया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बना दी है। अब आप हम्म। सोचिए, ये प्रॉब्लम खाली नीट में नहीं आई है, सीयूटी में भी ये प्रॉब्लम आने वाली है। सीयूटी हम्म। का एग्जाम इन्होंने किया जो इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम बन गया है। आप सोचिए, बच्चों को एक दिन पहले भी एडमिट कार्ड नहीं मिले हैं, और कोई सवाल इस पे कर नहीं रहा है। अरे दिल्ली आप में सोच यूनिवर्सिटी में जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था अभी इलेक्शन के एक दिन पहले, यहाँ हाँ जी, पर हाँ जी, बच्चों के साथ यह हुआ, एक दिन गए बेचारे, वापस चले रहा है क्योंकि कुछ वापिस आ गए। गड़बड़ हो गया, सिस्टम गड़बड़ गड़बड़ हो हो गया। गई। अगले दिन फिर वो लोग गए तो मालूम पड़ा किसी का एडमिशन कार्ड नहीं निकल रहा है, किसी का अभी हुआ। ये भी भाई अभी तो भी जब आप इनके सोचिए, बस का एक नहीं है तरफ आप डिजिटल ये करा कहना पाना। चाहते हैं, भाई एक तरफ आप ये कहना चाहते हैं कि हम इंडिया के अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी देंगे। ऑटोनॉमी हम्म। देने का मतलब ये होता है कुणाल, कि जो हाँ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने पैरों पर खड़े हों, और वो एक्सीलेंस क्रिएट करें अपने अंदर। लेकिन ऐसा नहीं हम्म। हो रहा है। होना क्या चाहिए था, जैसे आप सोचिए, हर यूनिवर्सिटी को अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये।
रियली मल्टीपल ऑप्शंस बच्चे के पास होने चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है। आपने उसको, अब पीएचडी में भी इन्होंने ऐसे ही कर दिया। पीएचडी में भी इन्होंने एक सिंपल एंट्रेंस टेस्ट कर दिया है। पूरी इंडिया में वन इलेक्शन अक्रॉस वन नेशन, वन इलेक्शन, वन इंजीनियरिंग एंट्रेंस, ये सब जगह क्या करना चाहते हैं? यूनिफॉर्मिटी One. क्रिएट करना चाहते हैं। नहीं, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एक्चुअल क्या हो रहा है, आपको बताएं कि इनको चस्का लग गया कि आप बड़ा ठेका दो, बड़े ठेके का एक मुश्त एक जगह कमीशन लो। तो अब इन्होंने यही सोच रखा है कि जितने घपले करने हैं, आप देखिए ना कि यदि एक छोटी भगोनी में आप चावल पकाएंगे और यदि कुछ दाने कच्चे हुए हैं तो आप समझ लेंगे कि यार पूरे चावल कच्चे हैं। और उन्होंने कहा कि 1000 किलो के में चावल डाल दो, एक तो आप चेक करने नहीं घुसोगे, इतना बड़ा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, दूसरा एक कोने में है तो दूसरा देखिए इसका एक सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है। जैसा एक बुंदेलखंड का बच्चा है, उसका एडमिशन चेन्नई के कॉलेज में हो गया, उसकी लैंग्वेज को लेकर, फूड को लेकर उसे दिक्कतें होती हैं। पहले क्या होता था कि जैसे कि हम जैसे लोग थे, तब लोग जाते थे यार हमारी अप्रोच में क्या है, फाइनेंशियल अप्रोच क्या है, हमारे पिताजी फीस, हम इंदौर का फॉर्म भर देंगे, हम भोपाल का भर देंगे, ठीक है ना। हम नहीं जाते थे कि हम दिल्ली का फॉर्म भरें, हम जाते ही नहीं थे। यानी एक हमारे समय में भी ये एग्जामिनेशन इसी तरीके के होते थे, तो लोग अपनी हैसियत के हिसाब से। और दूसरा चीज क्या होता है कि मैं जिस लेवल से पढ़ के आ रहा हूँ, उस लेवल के इंस्टीट्यूशन में सागर यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा, तो सागर यूनिवर्सिटी में टेस्ट करेगा उसका 50% टीचर भी वहीं के आसपास के पढ़े हुए हैं, उन्हें मालूम है कि उस इलाके का जो बच्चा आ रहा है उसका मेंटल स्टैंडर्ड क्या, उसको मैं वैसा प्रश्न दूंगा। हम उनको दिल्ली के बच्चों से एट पार नहीं रख सकते। एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया है पंकज जी ने, बहुत बढ़िया है ना। हम उनसे दिल्ली से एट पार नहीं कर सकते हम उसको यार, है ना, क्योंकि ये जो केंद्रीकृत तंत्र है ये इतने दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझको ध्यान है कि मैं अपनी बेटी को जब वो 12th के बाद कुछ इम्तिहान देने गई है, तो मैंने देखा था कि मुंडका रोड के ऊपर अराजकता की स्थिति होती थी। पेरेंट्स को 6 घंटे वेट कर रहे हैं, उनको पीने को पानी नहीं है, वहां पे कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं कि जहां बैठ के 2 कप कॉफी पी लो या कुछ खा लो। यानी पेरेंट्स, आप सोचो कितना खर्चा हो रहा है इन सब चीजों को लेकर, जबकि लोकलाइज होता है, स्थानीय स्तर पर परीक्षाएं होती है, स्थानीय स्तर पर चयन होता है, तो उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव और बौद्धिक स्तर के प्रभाव, हम स्थानीयता को लेकर, बुंदेलखंड का एक इंजीनियर तैयार होगा तो तालाब की बात करने वाला होगा, हमारे मन में ऐसा लगता है। तो लेकिन उन्होंने उसको जिस प्रकार का राष्ट्रीयता कर दिया। अब नॉर्थ ईस्ट के बच्चे को यदि आपने इंदौर के कॉलेज में एडमिशन दे दिया, सोचिए उनको कितनी दिक्कत होगी आने में जाने में। 1-1.5 साल तो वो उनको मानसिक स्तर पे लेबल जमाने में उनको दिक्कत हो जाती कि मैं इस समाज में कैसे घुलूं मिलूं। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये और नीट के मामले में देखिए, अपना नीट के मामले में ये लोग 2018 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कोट कर रहे हैं बार बार, जिसमें ये कि अगर इंटरनेट चला जाता है या कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाती है, तो अगर मान लीजिए 10 मिनट के लिए चला गया, तो 10 मिनट, ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अगर 10 मिनट के लिए इंटरनेट चला गया है तो 10 मिनट में हम ये कंसीडर करेंगे कि बाकी टाइम में आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, तो 10 मिनट में हम मान लेंगे कि आप उतने ही क्वेश्चन किए होंगे, तो आप उतने ग्रेस मार्क्स बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं होता है, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। कुछ प्रश्न जब आप ऑनलाइन झेल नहीं पा रहे हैं, आप एग्जाम कुछ प्रश्न होते हैं मेरी पसंद के होते हैं, जिसको मैं इमीडिएटली 1 मिनट में कर लेता हूं। मालूम पड़ा कोई गणित का सवाल है जिसको हल करने में मुझे 3 मिनट लग रहा है, हम उसको कैसे एक बार सबको मान लेंगे कि, और आप हैरान हो गए 200 नंबर ग्रेस मार्क्स दिए गए बच्चे को। 200 नंबर सोच के एक बच्ची का केस आ रहा था लखनऊ की, जो हाईकोर्ट गई है, उसकी शीट ही फटी हुई थी और उसका बोल दिया कि आपका रिजल्ट नहीं बना सकते हैं। कल रात में उन्होंने हाईकोर्ट में रिट लगाई है लखनऊ में ही। एक किसी बच्ची का आ रहा है, उसके 71 पॉइंट समथिंग मार्क्स ऑलरेडी आ रहे हैं, यदि उसकी फटी हुई शीट को देखो तो, और उसको बोल दिया कि आपका रिजल्ट नहीं बन सकता क्योंकि आपकी शीट फटी हुई है। और सुनिए इसमें हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसी के मद्देनजर 2018 की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मद्देनजर ही लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सेंटर्स में क्या करते हैं वो कि जानबूझ के इंटरनेट को गड़बड़ कर देते हैं। अब 10 मिनट के लिए इंटरनेट गड़बड़ हुआ, 15 मिनट के लिए इंटरनेट गड़बड़ हुआ, उसी आधार पर ग्रेस मार्क मिल जाएंगे। एक एक सेंटर से 15-15, 20-20 लोगों के ग्रेस मार्क बढ़े हैं भाई, आप सोचिए।
ये भारत है, आपको सोच समझ के डिसीजन देना चाहिए। माननीय न्यायालय ने पता नहीं क्या सोच के दिया होगा, भगवान जाने, पर इसमें कोई मेरा तो तर्क नहीं गवर्नमेंट से बैठता। रिक्वेस्ट है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी हमारी नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव रीलुक करे इस पूरे प्रोसेस को, एग्जामिनेशन के, और इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर्ड करे कि वो अपने खुद के एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करें बनिस्बत एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के। इन्होंने बहुत सही कहा पंकज जी ने, भारत में जो एजुकेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। आप समझिए, जो बुंदेलखंड में रह रहा है, झारखंड में रह रहा है, कश्मीर में रह रहा है बच्चा, वहां पे किस तरीके के हालात में पढ़ाई कर रहा है। हमारे यहाँ तो आप सोचिए, जो स्कूल की टेक्स्ट बुक्स है वो सिमिलर नहीं है स्कूल के सिलेबस से। तमिलनाडु बोर्ड बिल्कुल डिफरेंट है छत्तीसगढ़ बोर्ड से, छत्तीसगढ़ बोर्ड बिल्कुल बिल्कुल अलग है। डिफरेंट है आईसीएससी से, आईसीएससी बिल्कुल डिफरेंट है सीबीएसई से। और आप एंट्रेंस टेस्ट ऑब्जेक्टिव पेपर आप बना रहे हो, एंट्रेंस टेस्ट आप बना रहे हो एकदम हाई लेवल का, उसको वो बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा जिसने 2-3 साल कोचिंग करी है। कोचिंग करने का पैसा हर आदमी के पास नहीं है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो होना ये चाहिए, जैसे पंकज जी ने बहुत अच्छा बात बोली, कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज बनती हैं वो उस एरिया को, उस रीजन को ध्यान में रख के स्टैब्लिश की जाती हैं। उनको ये बात पता होता है हम किस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को हम कैटर कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, बैंगलोर का स्टूडेंट बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव का होगा जो आपका छत्तीसगढ़ का स्टूडेंट है। ललितपुर में जो बच्चा रह रहा है उसके पास एजुकेशनल फैसिलिटीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी जो बच्चा दिल्ली के जीके में रह रहा है। तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी बहुत खतरनाक चीज है। हमको इस चीज को समझना चाहिए, और रीजनल डाइवर्सिटी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस एम्पावर्ड होने चाहिए, उनको ऑटोनॉमी देनी चाहिए, और बच्चों के पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए कि वो उनकी चॉइस हो कि वो किस यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना चाहे, किस स्टेट के एग्जाम में अपेयर होना चाहे। चॉइस होनी चाहिए बच्चे के पास। आज हमने क्या किया, नीट और जेई मेन ऐसा बना दिया है कि बच्चे के पास चॉइस नहीं है। और नहीं है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप सोचिए, 25 लाख बच्चा नीट का एग्जाम दे रहा है, आप उसको कैटर ही नहीं कर पा रहे हो। आप यू आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन। और बच्चा और जो एग्जाम होता है कुणाल, उस एग्जाम में पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है, माँ बाप भाई बहन पड़ोसी तक इन्वॉल्व होते हैं बच्चे की प्रिपरेशन के सही अंदर। बात है, ये एग्जाम में बच्चे ऐसे ही अपना होता घर छोड़ के कोचिंग लेने जा रहे हैं, कोटा में कोचिंग कर रहे हैं। आप जाके देखिए कोटा में कितने हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, दिल्ली में देखिए, इवन इंदौर एक एजुकेशन हब निकल के आ गया है मध्य प्रदेश में। वहां पे बच्चे जो आसपास के एरियाज है मध्य प्रदेश में, बहुत सारे आ रहे हैं। वहां पे सब पढ़ रहे हैं बेचारे, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, पेइंग में रह रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, इस उम्मीद में कि एक एंट्रेंस टेस्ट निकल जाए। क्योंकि हमने तो भाई, हमारी गवर्नमेंट ने हमको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी नहीं है। हमारे पास एक ही रास्ता है, एग्जाम पास करो, एग्जाम पास करो, कहानी खत्म। ये स्थिति और कहीं नहीं है, पता है आपको कुणाल? अक्रॉस द वर्ल्ड इस तरीके की सिचुएशन कहीं नहीं है कि अगर कोई आपने नहीं है। एग्जाम नहीं पास करा तो आपका कुछ नहीं होगा। आप गए, आपकी आज आप देखिए, मैं कितने यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जानता हूँ, 40-40 साल उम्र हो गई, उनकी शादियां नहीं हुई हैं अभी तक। आप पूरा सोसाइटी का इसका सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट आप देखिए क्या हो रहा है। लोग 32-32 साल की उम्र तक, 35-35 साल की उम्र तैयारी करे जा रहे हैं, क्योंकि हमने उनके पास एवेन्यूज ही नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं तो मोदी जी ने तय कर लिया है ना, आपने सुन नहीं पाया शायद। मोदी, जो आप कह रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना चाहिए, मोदी जी ने कल कहा है मेरा लक्ष्य है राष्ट्र प्रथम और विकसित भारत। मोदी जी का बिल्कुल साफ संदेश है। वो ये कह रहे हैं कि शाखा में रोज कहते हैं यही कहते हैं। सुनिए तो पंकज जी उन्होंने कहा क्या, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ना तो सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं और ना मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। देश के 140 करोड़ लोग हमेशा मेरे दिमाग में रहते हैं और मैं उन्हें भगवान का रूप मानता हूं। अभी तक खुद भगवान बन रहे थे, अब पब्लिक को भगवान मानने लगे हैं। तो इंस्टीट्यूशन को मैं एक और बात यहाँ पे लाना चाहूंगा कुणाल, ये जो अयोध्या का वर्डिक्ट आया अभी रिसेंटली, आप व्हाट्सएप पे आप देखिए किस तरीके के मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं कि अयोध्या को बॉयकॉट कर देना चाहिए, अयोध्या में बिजनेस करने नहीं जाना चाहिए वहां के। आप सोचिए, क्या ये डेमोक्रेसी हमने क्रिएट करी है कि वहां के लोगों को सबसे बड़ी चीज आप देखिए ना कि अयोध्या में जो जीता है वो भी तो हिंदू ही जीता है। यही बात है, हिंदू वही है जो बीजेपी का है, वही हिंदू वही है। आपने कैसे तय कर लिया? एग्जैक्टली भाई जो जीता है वो भी तो हिंदू ही जीता है ना, कि मुस्लिम कोई है ना। देखिए क्या है कि हमारे मोदी जी है ना, 140 करोड़ लोगों को एक नैनो चिप में रखते हैं, और नैनो चिप की जो माला है वो अडानी गले में पहने हुए है। वो एक अलग मसला है ना। क्योंकि आप बताइए कि हम मैंने चूंकि दुर्भाग्य सौभाग्य की जो ये नई शिक्षा नीति बन रही थी, उसका हिंदी का पूरा काम मैंने किया हुआ है।
अच्छा। मैं जब उस दस्तावेज को पढ़ रहा, अब याद करता हूं कि मैंने बहुत मेहनत करके उसको तैयार किया था। तो आज जब मैं उसको पढ़ता हूं तो उसका लगता है कि जो इंट्रेंस टेस्ट वाली बातें जिस तरीके की हो रही, लगता है सब कुछ लफ्फाजी है। हम देखिए कि आप बार बार कॉमन टेस्ट के नाम पर नौकरियों के टेस्ट हो चाहे कॉलेज के एडमिशन के टेस्ट हो, हम असफल हो रहे हैं बिल्कुल। एग्जाम को कंडक्ट करने में, उसकी उसको मॉनिटर करने में और रिजल्ट देने में। तो इसका मतलब है कि हमारा तंत्र अभी उसके लायक नहीं है। तो हमको फिर से डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। भाई डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। अच्छा। आज से कुछ साल पहले तक पटवारी और मास्टर सरी की परीक्षाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुआ करती थी और उसी डिस्ट्रिक्ट के लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करते थे। बाई चांस आसपास के जिले का और कोई आ गया। अब आप बताइए ना कि झांसी जिले का पटवारी यदि गोरखपुर जिले से आएगा तो साल में 6 महीने वो घर भागने की, अपना तबादला कराने की कई चक्कर में पड़ा रहेगा। तो तो पंकज जी, वो कहते हमने हैं जिस तरह भ्रष्टाचार बहुत होता है इसमें इसमें भ्रष्टाचार बहुत होता था जब तो डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं पर तो एग्जाम इस होते थे। भाई उस भ्रष्टाचार वक्त बहुत यही था। होता है कि भाई पहले तो होता है कि 10 रुपए का भ्रष्टाचार होता है तो 1-1 रुपए 10 लोगों तक जाता है। लेकिन अब होता है कि कई हजार करोड़ का होता है। ये रीबॉक के जूते की कंपनी टाइप है कि आपने एक्शन और लिबर्टी के जूते की दुकान खोली तो आपको दिन भर में 20 ग्राहक चाहिए, जिससे आप दिन भर में उनसे 10-10 रुपए कमा चुके हैं। लेकिन आप रीबॉक का एक शोरूम खोल लो जिसके अंदर दिन भर में एक ही ग्राहक आएगा और वो 20 जूते के बराबर पैसे देके चला जाएगा। राइट। सही बात है। ये बिल्कुल ये असल मसला इसके अंदर ये हो यही। चुका है कि भ्रष्टाचार से किसी को परहेज नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार आप से ये किसी सोचिए को पंकज परहेज जी, नहीं है। ये सोचिए कि ये जो हल्का सा फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया है 2024 के लोकसभा चुनाव में, इसको लेकर अखबारों में ये छपा है कि इससे जो सुधार होंगे, जो आर्थिक सुधार हैं और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चरल सुधार हैं, ये इनमें देरी आएगी। लोग चाहते हैं कि खंडित जनादेश ना मिलता, पूरा जनादेश मिलता। एक एक इसमें साथ कल के इस दैनिक जागरण में मैनेजमेंट गुरु हैं कोई विकास सिंह। विकास सिंह। हाँ, विकास सिंह, पता नहीं कैसे मैनेजमेंट गुरु हैं, ये कह रहे हैं सुधारों में देरी से समृद्धि का लक्ष्य दूर होगा। इनका कहने का मतलब है कि अगर ऐसी सरकार आती जो फुल फ्लेजेडली 272 या फिर 370 पहुंचती तो बहुत तेजी से सुधार होता। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति ही सत्ता में बना रहेगा तो सुधार बहुत अच्छा होगा। इनके दिमाग में सिर्फ सुधार है, डेमोक्रेसी कहीं है ही नहीं। भाई आर्थिक सुधार तो चाइना में भी हो रहे हैं, आर्थिक सुधार तो चाइना में भी हो रहा है, क्या डेमोक्रेसी है वहां पर? एक नेता, एक पार्टी, सब कुछ वही, यहां पर भी वही चाहते हैं। देखिए मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूँ जी। जिसकी मैं पहले से चर्चा करना। पहला चीज है जहां से आपने बात शुरू की थी, नेहरू वाली। जी। फिलहाल मोदी जी नेहरू की बराबरी नहीं कर पाए हैं हाँ। क्योंकि नेहरू जी 3 बार नहीं 4 बार प्रधानमंत्री बने। 3 बार। भाई जब आजादी के बाद सन 47 की सरकार बनी तो उसमें भी तो थे ना, उसमें भी थे, बिल्कुल बिल्कुल अंतरिम कि नहीं सरकार थे? में, इंटरिम गवर्नमेंट में ठीक है थे, ना? बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। तो अभी उनको उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, सालों में 17 साल नहीं आ पाएंगे। हम्म। तो ये बराबरी का तो बात बकवास है। हम्म। अब देखिए क्या होता है कि जो आज के मैनेजमेंट गुरु हैं वो लोग इस थ्योरी पे काम करते हैं कि देश में जितना अधिक माइग्रेशन होगा, जितने अधिक लोग अपनी जमीन को छोड़कर शहरों की ओर जाएंगे, उतना अधिक आर्थिक विकास होगा। उनका हम्म। थ्योरी है कि जमीन बिकती है तो उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है और जो आदमी पलायन करता है तो सस्ती मजदूरी मिलती है, इससे कारखानों को ताकत मिलती है। तो ये तो जो प्रबंधन का शोषणकारी तरीका है वो मैं आपसे सहमत नहीं हूं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस समय देश की शिक्षा प्रणाली इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है। पहला देखिए आप, सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली में क्या पता है? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में हम्म। आपको क्या सिखाया जा रहा है कि कम श्रम करके अधिक से अधिक कैसा कमाया जाए। पूरी इंजीनियरिंग थ्योरी है। दूसरा है प्रबंधन, एमबीए। एमबीए में आपको क्या सिखा रहे हैं कि अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों और मानव संसाधनों को किस तरीके से कैप्चर करके कुछ लोगों तक सीमित कर दिया जाए। और तीसरा सेक्टर है शिक्षा का, वो है
बहुत बड़े स्तर पर, वो है सोशल वर्क। सोशल वर्क की आजकल परिभाषा ये हो गई है कि किस प्रकार से लोगों को गुमराह करके जल जंगल जमीन के मसलों पर उत्तेजित तो किया जाए, लेकिन उससे अलहदा रखा जाए। तो शिक्षा तो मूल रूप से इस पे टिकी हुई है। अब मैं आपको उदाहरण बताऊं, इस सरकार की पहली नीति जो आज सब अखबारों में फर्स्ट पेज पे है, कि जी। सरकार ने डिसाइड किया है कि वो 4 करोड़ के आसपास मकान बनाएगी। देखा है ना आपने? हाँ हाँ, देखा है? देखा देखा सब लोग देखा। बहुत खुश हैं, क्योंकि उससे ग्राम पंचायत तक, पंचायत सरपंच तक अब सुकून मिल गया कि 5-5, 10-10 हजार घर मकान में बचने को। लेकिन आप सोचिए कि ये देश के पर्यावरण के लिए डिजास्टर है। आप सोच सकते हैं 4.5 करोड़ मकान बनाने के लिए आप रेता बालू कहां से लाएंगे? 4.5 करोड़ मकान बनाने के लिए ईंटा कहां से लाएंगे? 4.5 करोड़ मकान बनाने के लिए जो सीमेंट होगा वो कहां से निकलेगा? ये तीनों चीजें जो हैं, ये केवल प्राकृतिक संसाधनों पे लूट का जरिया है। क्या आज तक की सरकार ने कोई ऐसा रिसर्च किया कि लेह लद्दाख शहरी की जगह में कहते हैं कि हमको पक्का मकान नहीं चाहिए, वो अपना ट्रेडिशनल मकान बनाने को चाहते हैं। असम में अभी कुछ साल पहले तक पारंपरिक लकड़ी के मकान बनते थे, गढ़वाल के अंदर पत्थर से मकान बनाया जाता है। आप उन मकानों की बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सीमेंट, लोहा, ईंट और बालू के उत्खनन की बात ही क्यों कर रहे हो? पक्के बहुत मकान की बढ़िया पॉइंट परिभाषा है, में बहुत क्या रहा बढ़िया। है? हमारे पास में क्या आज तक का कोई ऐसा सरकार ने कोई स्टडी है कि हमारे पास में एग्जिस्टिंग एक नंबर का इतना बालू उपलब्ध है और हम उससे इतना कंस्ट्रक्शन ही करा सकते हैं? हमारे पास में इतनी मिट्टी उपलब्ध है अतिरिक्त जिससे हम इतनी ईंटें बना सकते हैं? याद रखिए, हर ईंट बनने के लिए उस जमीन का पेट काटा जा रहा है, जिस जमीन की 2 इंच अपर लेयर बनने में 20 हजारों साल साल, लगते हैं। हजारों साल लगते हैं मिट्टी बनने में सर, हजारों साल लगते मैं हैं, बताइए। मैं इसको टॉप सॉइल कहते हैं, अपर लेयर हाँ जिसके अंदर फसल होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट सारे अवेलेबल उसी में होते हैं, टॉप सॉइल में। ठीक है ना? तो उसमें 1 मीटर में बनने में 20 साल लगते हैं, हम उसको ईंट बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं। हमें किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? आज आप गांव से लेकर शहर तक देखो, आपको ईंट से उधड़े हुए अभद्र किस्म के मकानों की लाइन दिखेगी, जिसमें बिल्कुल सही। प्लास्टर नहीं होता, केवल ईंट दिखती है। वो बस इतने ईंट ही। अश्लील किस्म के लिखते हैं, वो उसी बिल्कुल। तरीके के लगते हैं जैसे किसी गरीब आदमी को पुराना 3 पीस सूट पहना के हम लोग बाजार में खड़ा कर देते हैं ना, शादी में वो आपके ऊपर छिड़कता रहता है गुलाब जल। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम किस तरीके के मकान बना रहे हैं? आप बताइए कि अभी उन्होंने गाजियाबाद में प्रधानमंत्री आवास के नाम पे मल्टी स्टोरी मकान बना दिए। अब मल्टी स्टोरी मकान का मेंटेनेंस, देखिए, जान के चलिए कि जब तक कॉमन स्पेस को यूज करना हम जनता को नहीं सिखाते हैं, तब तक इस तरीके के कंस्ट्रक्शन बेमानी है। बहुत साल पहले, 20 साल पहले, लाइक फतेह अली की जो सालिम अली की बेटी है, उनकी एक किताब आई थी अवर इन्वायरमेंट। उसमें उन्होंने एक चीज लिखी हुई थी कि शहर के बड़े बड़े हिस्सों में भी आज जो कॉमन प्लेस है उस पे लोग अपना हक अधिक से अधिक दिखाते हैं, लेकिन उसकी देखभाल की जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, और इसीलिए शहरों के इस प्रकार के स्ट्रक्चर खत्म हो रहे हैं, जिसके अंदर स्टेयर केसेस भी था, कॉमन पार्किंग स्पेस है, कॉमन। आप बताइए, जिन लोगों को आप उन मकानों में ले जा रहे हैं, क्या वो उस तरीके की रहने के रिहाइश के आदी हैं? केवल मुझको शहरी इलाके में बोर्ड बढ़ाना है, सस्ता श्रम चाहिए, इसलिए मैं गरीब लोगों को जो माइग्रेंट होके आए उनके लिए मकान बना रहा हूँ। कोई रिसर्च तो नहीं है, ये बात तो सही है, कभी नहीं, इस पर और कोई आप बताइए ना कि रिसर्च झोपड़ी कहाँ से गरीबी का प्रतीक है? झोपड़ी जो है, जो पारंपरिक मकान है, वो गरीबी का प्रतीक क्यों है? मुझको नहीं समझ अस्थाई में आ रहा कि मानते हैं हमने कौन लोग, सी। अस्थाई अस्थाई हम लोगों ने पढ़ा है सर, उसमें कहते हैं ये लोग ये अस्थाई किस्म के मकान होते हैं, स्थाई नहीं होते। इनमें हर साल रेनोवेशन करने की जरूरत पड़ती है, आपको खपरेल हर साल 2 साल में बदलने तो क्या हो पड़ेंगे, गया उसमें? उसके लिए तो चाहिए। क्या हो इसमें गया ये कि उसमें? स्थाई मकान बना दिया आपने, हम्म, हम्म। स्थाई मकान बना वो दिया। एक अलग, देखिए, लेकिन
मेरी जो भौगोलिक परिस्थिति है उसमें किस तरीके के मकान की जरूरत है। बुंदेलखंड में मुझे गोबर से लिपा हुआ मकान चाहिए जिसे एक्सट्रीम हीट में भी अंदर ठंडा बने रहे। आपने कंक्रीट का बना दिया, वो तो तप रहा है, उबल रहा है वहां पर, ये तो खैर है ना। भाई आप लेह समझना लद्दाख के पड़ेगा ना अंदर कुणाल, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा ये जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे को जो मकान होने चाहिए। इससे पहले क्या होता था कुणाल, हाँ अगर हाँ मैं हाँ। एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा हूँ तो मुझे कैसे पता चलता था? मकानों का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता था। हमारे यहाँ चेंज हो जो जाता था। रीजन स्पेसिफिक आर्किटेक्चर है वो हमने खत्म कर दिया है। इसमें भी हमने यूनिफॉर्मिटी ले आए हैं। भाई इंदौर का जो क्लाइमेट है, बुंदेलखंड का क्लाइमेट चेन्नई के क्लाइमेट से अलग है। मेघालय का क्लाइमेट दिल्ली का क्लाइमेट नहीं है। दिल्ली का जो क्लाइमेट है, वेदर है, वो बिल्कुल डिफरेंट है राजस्थान के। तो पहले क्या होता था, जो हमारे घर बनते थे वो वहां की जो रीजनल जो ज्योग्राफी है, रीजनल क्लाइमेट, वेदर, उसके अकॉर्डिंगली हमारा आर्किटेक्चर इन्वॉल्व होता था। इसलिए यूपीएससी ने भी, आपको याद होगा कुणाल, आपके जीएस पेपर 1 में टॉपिक आता है आर्किटेक्चर, कि आर्किटेक्चर को समझिए आप यार। आप अगर दक्कन में जाएंगे, मराठावाड़ में जाएंगे, तो वहां पे जो मकानों के स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, वो इंदौर में नहीं दिखेंगे आपको। तो सर बिल्कुल। का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पंकज जी क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो नेशनल हाउसिंग पॉलिसी है वो ना एक 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 यूनिफॉर्मिटी ना होकर वो रीजन स्पेसिफिक होनी चाहिए। आज सबसे बड़ा खतरा हीट वेव का खड़ा हो गया है आके, और ये हीट वेव और भी इंटेंस होंगी आगे, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ेगी। आप हीट वेव से कैसे लड़ोगे? आप उसका रास्ता यही है कि हम अपने रीजन स्पेसिफिक आर्किटेक्चर पे फोकस करें, अपने एरिया की वेदर को, क्लाइमेट को, ज्योग्राफी को समझें, और अकॉर्डिंगली टू द नीड्स ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स बी फोकस ऑन डेवलपिंग गुड हाउसिंग। ये बात बिल्कुल सही। अगर मैं, आप सोचिए उत्तराखंड है, आप लेटेस्ट से हम इसको थोड़ा सा और एक समझते हैं। केदारनाथ का टेम्पल है, केदारनाथ में कितनी बार अर्थक्वेक आया, लेकिन केदारनाथ का टेम्पल नहीं गिरा। क्योंकि अगर हम्म उन्होंने आज की कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वहां पर जो उत्तराखंड में जितने भी घर है, रिसर्च भी हुआ था, प्रूवन है, वो पत्थरों के घर बनाते हैं। जो हम्म जो शॉक वेव्स होती हैं वो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो हमको हम्म अकॉर्डिंग टू द रीजन, टोपोग्राफी, ज्योग्राफी, उसके अकॉर्डिंगली अपना ये पक्का हाउस बना देना सब जगह। अगर सोचो, यही अगर अगर कोई एंटरप्रेन्योर आता है और वो आके एक मट्टी का एक रिसोर्ट बना देता है, सब लोग उसमें जाके 20,000 रुपये पे करते हैं पर डे, तब तो आपको गरीबी नहीं दिखती है। लेकिन अगर सही वही, बात। अगर हम अच्छे से जो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से, यदि हम अपने जो हमारे विलेजर्स हैं और जहां पर वो लोकेटेड है उसके एरिया के हिसाब से यदि हम घर बनाए, बिल्कुल सही, तो हमारा सीमेंट भी कम लगेगा, हमारा ये जो रेत का यस। जो अवैध खनन। लेकिन क्या है कि इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, बड़े बड़े बिजनेसमैन के। स्टील कैसे बिकेगा? आप समझ रहे हैं बात को? सीमेंट पैशन कैसे का पॉइंट। बिकेगा। यस। हाँ, सीमेंट मैं कैसे आपको बिकेगा? कल एक राइटअप कर रहा था, मैं पश्चिमी और मध्य राजस्थान को लेकर, कि वहां पर हम्म। पारंपरिक रूप से इस तरीके से घर बनाए जाते थे कि पाकिस्तान से आने वाली दिशाओं की तरफ उनकी दीवारें ऊंची हों और उस तरफ पेड़ लगे हों, लू जिससे आती है कि वहां। इस समय हाँ अंधड़ आती है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही। अंधड़। तो हम्म। अंधड़ की रेत को वो रोकना चाहते थे। लेकिन अब तो क्या है कि आपको जैसा मिलता है आपकी उस तरफ खिड़की रहती है। अभी ऐसा ही हुआ 8 तारीख को अलवर में घरों में एक एक फीट की रेत और मिट्टी की परत आ गई एक अंधड़ हम्म में। तो हमारा जो आदि समाज है वो रहने को लेकर, पानी की संरचनाओं को लेकर, भोजन को लेकर बहुत स्थानीयता पे जोर देता था। वो जानता था कि उसका स्थानीय मौसम कैसा है, स्थानीय उपलब्धता क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करती थी। तो ये जो है, जिस प्रकार की जो उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं इतने मकान बनाऊंगा, अभी तक 11 करोड़ मकान बन चुके हैं। ये दुर्भाग्य, हम लोग शौचालय वाले मसले को देख चुके हैं। गांव में शौचालय के वितरण का क्या स्थिति है और उसमें से कितने शौचालय इस्तेमाल में आ रहे हैं, ये किसी से अभी बिल्कुल छुपा नहीं है। और सबसे बड़ी चीज आपको एक और बताऊं, गांव में हम्म शौचालय बनने के बाद में जो 3 बड़ी समस्याएं बढ़ी हैं। पहली चीज हम्म तो है कि पानी के निस्तार को लेकर मारापीटी बढ़ी। दूसरा ये हुआ कि पानी के सोखते बढ़ने से गांव की जो हैबिटाट्स एरिया है उसके अंदर मच्छर और मक्खियां बढ़ी। ये एक अजब किस्म की समस्या खड़ी हुई वहां पे। एक निस्तार को, हम्म पानी के निस्तार को लेकर झगड़े। दूसरा
जो मक्खियां और मच्छरों का बढ़ना, और तीसरा हैंडपंप तरीके जो उथले ग्राउंड वाटर सोर्सेज हैं, जो हाथ हम्म से चलते कम पे, उनमें प्रदूषण बढ़ गया है। हम्म क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं, जब गांव में आपको शौचालय बनाने थे तो सबसे पहले उसके अंदर आपको गांव में एक पूरा सीवेज सिस्टम को डेवलप करना था कि हर घर से निकलने वाली गंदगी कैसे जाएगी। अभी तो गाँव आपने में उसी के दरवाजे में बस सोख्ते में बस डाल रखी है ना, सोख्ता और बना दिया उसी के। वो सोख्ता का लीकेज हो रहा है, क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम है। क्योंकि वो तो क्या सरकारी सिस्टम से मिला हुआ, सरपंच पूरी व्यवस्था करता है, जैसा है वो हम्म ठीक है। बिल्कुल। अच्छा पंकज जी, ये खबर आपके सामने आई है जिसमें छत्तीसगढ़ में एक धार्मिक विवाद हुआ सतनामी संप्रदाय वाला, बहुत और तकलीफदायक है, बहुत कलेक्टर और एसपी, दर्द है वो, अश्विनी डीएम और एसपी के के कार्यालय ऑफिस से फूंक जला दिए गए, दी। सैकड़ों बसें डीएम फूंक दी एसपी उन्होंने। वहां, एक्चुअल आप क्या बताएंगे, बलौदा बाजार एक नया जिला है। बलौदा जी। बाजार पहले दुर्ग जिले का एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। दुर्ग से, हम्म दुर्ग के हम्म लेफ्ट हैंड में भिलाई है और राइट हैंड में जब जगह बलौदा बाजार, वहां मशहूर है। पहले कभी वहां पर एशिया का एकमात्र ऐसा तालाब था जिसमें हम्म, एक बांध पे 2 जलाशय हुआ करते थे। अच्छा। तो वो अच्छा। बलौदा बहुत छोटी सी जगह है। हाँ हाँ मैं हाँ गया हाँ। हूं वहां पर। वहां हम्म पर एसपी कलेक्टर ऑफिस का जो प्रेमिसेस है नया बना हुआ, जैसे आजकल नए बन रहे हैं, पूरा जिला स्तर के सभी कर्म ऑफिसेस का एक प्रेमिसेस जो बन रहा है, वो प्रेमिसेस था, वो नया बना अच्छा। हुआ। हाँ और हाँ आप हाँ। सोचिए, देखिए दुर्भाग्य क्या है कि छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसका मूल आधार था सांप्रदायिक दंगा। वहां पर हम्म 6 महीने पहले एक हम्म जहां पर ये केस हुआ है बलौदा, उसके ठीक पास 50 किलोमीटर दूरी कबीरधाम जिले में के वहां पर एक हत्या हुई, और उस हत्या को सांप्रदायिक रंग दिया गया। सांप्रदायिक रंग देने के बाद में उसका पूरा स्टेट को कम्युनल किया गया और वहां पे सरकार बदली। अभी आपके पास तो ये वाली खबर आ गई क्योंकि एसपी कलेक्टर ऑफिस जल गया। आपको ये हम्म खबर नहीं आई हो कि अभी आज के ही दिन पिछले हफ्ते हम्म वहीं पर मैं उस जिले का नाम बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में, उत्तर हम्म, प्रदेश के सहारनपुर के ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर की लिंचिंग करके मार दिया गया, 2 लोगों को। वो मुस्लिम थे, केवल इस ये कह के कि इनके ट्रक में गौवंश का हुआ था, जबकि वो सूखी हड्डी और वो लेके आ रहे थे, देखा तो बकरी का सब कुछ है। मिली थी, ओह खबर माय मिली है ये। लिंचिंग होगी, हाँ हाँ है ना। हाँ, सही तो कह मैं रहे हैं। आपको बता रहा हूं कि इन्होंने छत्तीसगढ़ सरी के राज्य को दंगाई हम्म प्रदेश बना दिया, और जिन लोगों ने दंगा किया है वो सतनामी संप्रदाय कहलाता है। वो बड़ा उनके वो लोग है ना, निर्गुण संप्रदाय किस्म के हैं। हाँ, और गुरु केवल विवाद घासीदास शुरू वाला हुआ है कि, ये। गुरु यस, हाँ घासीदास वाला है। वो हाँ अहिंसक थे हाँ, तो अश्विनी। वो, हाँ, अच्छा। केवल विवाद ये है कि उनका जो चबूतरा है उस पर किसी ने कोई कह दिया कि मिसबिहेव कर दिया गया। लेकिन हमने लोगों में ऑटोक्रेसी की निरंकुशता और धर्म के नाम पर भीड़ हिंसा को इस प्रकार से वाजिब ठहरा दिया है कि अब कोई भी लोगों को इस प्रकार के उपद्रव करने में कोई तकलीफ नहीं होती। आप सोचिए कि न्यू बिल्डिंग एसपी का ऑफिस और कलेक्टर का ऑफिस जला दिया जाए। आप सोचो चोरी चोरा कांड फ्री की आप कल्पना करो, सही बात, बिल्कुल वही है। बिल्कुल वैसे ही। है ना। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि एक सरकार का जो रसूख है वो एसपी और कलेक्टर के ऑफिस से होता है डिस्ट्रिक्ट में। और बीरेन सिंह बिल्कुल। के काफिले पर भी तो हमला हो गया, अंधाधुंध गोलीबारी हुई है। वो तो खैर, अब मणिपुर की हम इसलिए चर्चा नहीं करते क्योंकि मणिपुर को मान लिया गया है कि वो अब ऐसा ही चलेगा, है ना। क्योंकि आप सोचिए मोहन कि भागवत साहब ने तो वहां, आज कंसर्न मोहन भागवत साहब ने तो कंसर्न जताया है। वो बोल रहे हैं कि 1 साल हो गया, अब कुछ करना चाहिए। हाँ, अब शायद देखो क्या होता है। मोहन भागवत साहब ने तो बहुत सारी चीजें बोली हैं कि प्रतिपक्ष नहीं होता है, कोई विरोधी नहीं होता है, चुनाव निपट गए, सबको मिलके एक साथ चलना है, कई कई चीजें बोल रहे हैं वो तो। वो मुझे लगता है लेकिन फादर फिगर बनना, वो देश के फादर फिगर बनना चाहते नहीं हैं, नहीं बीच नहीं बीच में नहीं नहीं आते हैं। नहीं, ये देखिए आरएसएस और बीजेपी का एक पुराना तरीका है, वो हम्म पक्ष और विपक्ष दोनों खुद बना के रखना चाहते हैं। वो किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर पक्ष भी खुद खड़ा करेंगे। जैसा मैंने पिछली बार भी चर्चा की थी कि वो मदारी के तमाशे में से एक आदमी आके ताबीज बेचता है, तो ये खुद भी ताबीज भी बेचने लगते हैं।
तो ये इनका आदत है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जो लोग जिंदगी भर मुंह में राम और बगल में नाथूराम रख के घूमते हैं, उनकी बात को आप कैसे भरोसा करोगे कि ये इसका कुछ संदेश और कुछ होगा। कहो आप इसका संदेश है कि विपक्षियों को और जम के क्रश करो, है ना। हो सकता है कि चूंकि अभी संघ से गया वो अमित मालवीय फंसा हुआ है, उसके पहले राम माधव भी फंस चुके हैं 2-3 साल पहले नॉर्थ ईस्ट में, तो उनको लगता हुआ इस पर तो पर्दा डालने के लिए मोहन भागवत जी का राष्ट्र पुरुष का अभिवादन करा दिया जाए। बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है पंकज जी, आज की बात को यहीं खत्म करते हैं। ठीक, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू अश्विनी।